हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूँगा तीसरे पार्ट में न्यायपालिका से संबंधित है, क्योंकि पीटी 365 की सीरीज में जो चला रहा हूँ इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी पीटी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। क्योंकि यूपीएससी की अभी आगामी एग्ज़ाम है तो एक वर्षीय करेंट अफेयर से पॉलिटी से संबंधित जितना भी सुर्खियों में पेपर में द हिंदू में रहा उससे रिलेटेड है, तो इसलिए इसको लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब पीटी और मेंस के लिए भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि न्यायिक नियुक्तियाँ पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है। देखो, पहले होता था ना, न्यायालय में जो जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी ना कोलिजियम व्यवस्था से। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन भी किया है। तो देखते हैं क्या है। केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी भी हो जाती है नियुक्ति करने में, तो इससे क्या होती है, न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में चाहे किसी कोर्ट में, एग्जाम्पल बताओ, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या कम रहेगी तो क्या होगी, केस की तो दिन तो बढ़ती जाएगी। जो सुनवाई नहीं होगी वैसे भी हर कोर्ट में मामला बहुत ज़्यादा है, केस ज़्यादा है लेकिन उस पर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए न्यायालय में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस एक 34 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया है, तो उसी के चलते देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली से होती है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में 124 खंड 4 के तहत, खंड 2 के तहत और 217। कोलिजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित हुआ था और यह निर्णय चाहे 1981, 1993, 1998 में 3 जजेज केस में दिया गया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और दोस्तों मैं बताऊँ तो इस आर्टिकल को ना मैं पिछले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन इसको करके फिर मैं जहाँ पे था मैं उस जगह से मिलाऊँगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट में कोलिजियम की अध्यक्षता हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होती है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। यह कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को अपनी सिफारिश भेजता है। अब देखिए, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका क्या होती है। प्रतिज्ञा ज्ञापन के तहत सरकार अनुशासित उम्मीदवारों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवा सकती है। ठीक है, अब मैं इसकी तुरंत ही देख लेता हूँ। उच्चतम न्यायालय से नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 124(2) में करता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों के परामर्श उपयुक्त समझे परामर्श के बाद की जाएगी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा सीसीआई से परामर्श किया जाएगा। अनुच्छेद 217 कहता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीसीआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होगा। ठीक है, हालांकि यदि कोलिजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजता है जो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो मैं ये आर्टिकल को पिछले बार डिस्कस कर रखा था। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे नहीं था। ठीक है, हाँ, आज से शुरू ये चुनाव मैं कल बोला था चुनाव में आज कर पाऊँगा। तो चुनाव अभी एक संशोधन किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम। ठीक है, तो इससे संबंधित है। राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस विधेयक में चयन समिति कैसी है। चयन समिति देख लें चुनाव आयोग की। तो चयन समिति में शामिल होगी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री द्वारा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर के हो गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सबसे विपक्षी दल के नेता होगा। और खोज समिति में देखें
अध्यक्षता कानून न्याय मंत्री करेगा। ठीक है। पात्रता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत के सचिव के पद के समक्ष रैंक पर है, ऐसे पद पर रह चुका है और वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। चुनाव के प्रबंधन संचालन का ज्ञान अनुभव होना चाहिए। वेतन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान होता है। पदावधि देखें, पदावधि 6 वर्ष 65 वर्ष तक की होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो भी पद हो जाए। ठीक है। इनकी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, यानी कि पद समाप्त हो गई अब टाइम, तो फिर से नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, पद से हटाने की सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है। इसलिए ध्यान में पॉइंट बाय पॉइंट करवाता हूँ। चुनाव आयोग की सिफारिश के बिना कमेटी जो बनेगी, उनकी सिफारिश के बिना इलेक्शन कमीशन पद से नहीं हटाया जा सकता है। और जो समिति है और कोई भी इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्रावधान है कार्य है। यह भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन का उत्तरदायी होती है। यह राज्य में यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का आयोजन संचालन करता है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो अभी एक केस हुआ था अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघ विवाद में। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी। इस निर्णय से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश के बजाय राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ठीक है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के पहले देखें, एकल मतदाता सूची कॉमन इलेक्शन रोल सबसे पहले होती है। सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची संवैधानिक कानून की रक्षा उपाय है। इससे 324(1) में खाता है। यह भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने की दिशा निर्देश देती है। अनुच्छेद 243 के और 243 ZA तहत पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार कराने तथा उन सभी चुनावों का संचालन करने की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण अधिकार प्रदान करता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में संसद, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के निर्माण में संशोधन इस अधिनियम के भाग 2B की धारा 13D के निहित प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अगर गलत पाएगा तो इनकी क्या, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 26 में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। लोक प्रतिनिधि 1951 की धारा 33 से उम्मीदवारों को जैसे अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी खुलासा करने की आवश्यकता है। 2 साल से अधिक सजा हो सकती है। दोषी सिद्ध हो जाने पर 1 वर्ष या उसके अधिक कैद हो सकती है। लोक प्रतिनिधि नियम 1951 की धारा 125 से कहता है यह गलत जानकारी देने पर दंड से संबंधित है। बात सही है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु देखिए, लोकसभा अनुच्छेद 84 और विधानसभा अनुच्छेद 173 के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। एक साथ चुनाव, एक देश एक साथ चुनाव, नेशन वन इलेक्शन की बात जो कर रहे हैं तो उससे संबंधित
चर्चा चलाते हैं। सरकार के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति बनाया गया है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करेगी। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में, चर्चा करते हैं। भारत में इसका आशय है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव एक साथ हो। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता उन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। इससे खर्चा भी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार प्रशासन, और इससे क्या होता है ना, बार बार किसी देश में चुनाव होगी। अपने इंडिया में भी क्या है, हर 2 महीने पे या तो कहीं तो 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होती है, साल भर पे भी चुनाव होती है। इससे होती है क्या कि आपका जो विकास है ना वो रुक जाती है, क्योंकि सिस्टम जो होती है, अब देखो सत्ता में जो पक्ष हुए वो चाहेगा चुनाव जीतना, ठीक है, तो वो जाएंगे प्रचार करने से जो काम होना चाहिए वो तो रुक जाएगी नहीं, राज्य की और देश की। तो इसमें ज़्यादा धन खर्चा होते हैं। तो इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो, चरणवार तरीके से आयोजित किया जाता है। बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों को मतदान कर सकें। एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी थी। हालांकि 1968-69 में कुछ विधानसभाओं और लोकसभाओं विघटन के बाद यह प्रक्रिया टूट गया था क्रम। 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार दिया और प्रस्तावित किया गया था दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश। दिनेश गोस्वामी समिति याद रखना, जितने भी समिति है ना उसको याद करना, सरकांडे समिति ये सब याद रखना है। एक साथ चुनाव संबंधी प्रावधान देखें। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 में संसद के 17 वर्षों का विघटन, 172 राज्य विधानमंडल और विधान लोक अवधि, 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राजनीतिक का अपराधीकरण। हाल ही में भारत के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के वर्तमान सांसदों के विश्लेषण 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, इस रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया था। 1999 में IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर SM ADR की स्थापना किया था। ठीक है, केरल में ऐसे सांसद की संख्या सबसे अधिक है जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है। बताओ, राजनीतिक का अपराधीकरण से आशय आपराधिक कानून तोड़ने वाले भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक में प्रवेश करने से। चुनाव सुधारों से संबंधित देखते हैं। बोहरा समिति की रिपोर्ट है 1993 में। इस रिपोर्ट में राजनीतिक अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाह और राजनीतिक के बीच साठगांठ सामने आई। अन्ना आयोग है, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ये था, गठित किया गया था। दोषी ठहराया गए उम्मीदवारों के संदर्भ में कानूनी सुरक्षा। लोक प्रतिनिधि 1951 की धारा 8(3) के अनुसार विधायक या सांसद जिससे कम से कम 2 वर्ष की कारावास हो गई है वह दोषी ठहराए जाने पर वह 6 वर्ष तक की चुनाव लड़ने से प्रतिबंध किया जाए। बस सही है भी, जिसे राहुल गांधी अभी लोक प्रतिनिधि 1951 की धारा 8(4) के तहत किसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद विधायक खिलाफ की गई अपील की निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई उन्हें उच्चतम न्यायालय में 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति देता है। दिल्ली थॉमस बनाम भारत संघ विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि नियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये सब मामला है। तब देखिए चुनावी फंडिंग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित चुनाव फंड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया। 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा गया है। देखते हैं, अभी चर्चा का विषय है 2019 चुनाव बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्थापना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डाटा पेश करने का निर्देश दिया था। भारतीय स्टेट बैंक जो होती है
ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दल ने ही चुनाव बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। इन्हें भारत का कोई भी नागरिक भारत में निर्मित या स्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकते हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनाव बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत है, यानी SBI को ही। चुनाव बॉन्ड की शुरुआत देखो 2017-18 में किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के रुपया में वो कर सकते हैं। चुनावी बॉन्ड को KYC नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए खरीदा जा सकता है। वैसे ही कोई व्यक्ति कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है या सकती है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह, ठीक है, 10 दिन की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध रहते हैं हर साल, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर माह। दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। किसी को बुलाया जाएगा जिसको अवैध घोषित कर दिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रीय दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह विधेयक 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल राजनीतिक दल हैं। कौन कौन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसको आप नीचे कमेंट करके बताना। चुनाव चिन्ह 1968 और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है, जिसमें एक तो BJP, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी भारत। देखो, किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित होती है? लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनावों में वोट। उस दल को लोकसभा विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा सीटें, उस दल को लोकसभा सीटें का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्य से होने चाहिए। लोकसभा में सीटें के बारे में कह रहा है कि उस दल का कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2%, तो कितना हो गया, 11 प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्य से होने चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखो, जब राजनीतिक दल दर्जा, राष्ट्रीय दल की दर्जा मिल जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका लुटियंस दिल्ली जो है वहाँ पे एक कार्यालय हो जाती है, ठीक है। वो पूरे देश में एक ही चिन्ह लेके चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी आम आदमी पार्टी को मिला तो पूरे देशों में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। कांग्रेस देखो, हाँ, पूरे झाड़ू। नहीं जिसको मिला रहता है, आज यहाँ पे ये चिन्ह है, वहाँ पे अब जैसे दिल्ली में झाड़ू है, गुजरात में लोटा मिला होगा, तो ऐसी हो जाती है। राष्ट्रीय दल का दर्जा का लाभ क्या है? पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह अन्य तौर पर आवंटित हो जाते हैं। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और इनको पता है प्रचार में 40 लोग रख सकते हैं। स्टार प्रचारक 40 होती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर इसका प्रचारित किया जाएगा। जो राजनीतिक दल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल पार्टी नहीं है, उनको 20 रखा जाता है स्टार प्रचारक। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों के एडवाइजरी को सलाह दी है कि वे आदर्श आचार संहिता प्रावधान को पालन करें और कुछ भी इससे बोलने से बचे जो चुनाव का माहौल खराब हो सकता है। स्टार प्रचारकों के बारे में, स्टार प्रचारक को राजनीतिक नामित करते हैं। ये एक निर्धारित अवधि के कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्राप्त होता है। स्टार प्रचारक कैसे बनाए जाते हैं और इसे नहीं बनाया जा सकता, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है, ठीक है। RPA एक्ट 1991 की धारा
777 के तहत स्टार प्रचारक की सूची मुख्य निर्वाचन के अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। चुनाव का अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 20 स्टार प्रचारक। भारतीय एक्ट 1951 द्वारा 70 स्टार किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई परिवहन किसी अन्य साधनों से की गई यात्राओं व्यय के उम्मीदवारों के चुनाव व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा। मुक्त उपहार। मतदाताओं को लुभाने हेतु मुक्त उपहार, मुक्त शराब गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष VIC नामक प्रक्रिया जारी की है। यानी कि यह पुष्टि ये नहीं चुनाव राजनीतिक दल चुनावी वादों को के भाग के रूप में दर्शन मुक्त उपहार की पेशकश वितरण जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि का निःशुल्क वितरण। इस SOP का उद्देश्य विधानसभा चुनावों के दौरान संग्रहित नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुक्त उपहार तस्करी के बचपन के इस्तेमाल को रोकना है। ठीक है। उसके बाद देखें चुनावी खर्च होती है। हाल ही में अलग अलग राज्यों और राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ हफ्ते पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और इस कदम में निर्वाचन आयोग के चुनाव व्यय निगरानी नियमों की खामियों को उजागर किया है। ठीक है। चुनावी साक्षरता ये इलेक्टोरल लिटरेसी। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग चुनावी साक्षरता को देश भर में स्कूली तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ MOU हस्ताक्षर हुआ है। चुनावी साक्षरता से जुड़े मुख्य बिंदु देखें तो कक्षा 6 to 12 के पाठ्यक्रम में मतदाता सूची और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाएगा। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहले देखें तो इसके लिए मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, मतदाताओं की जानकारी को बढ़ावा देना। चुनाव सुरक्षा क्लब क्या है? SVWP अभियान के तहत देश भर के स्थानीय परिसर में इलेक्शन लिटरेसी को स्थापित करना है। चुनावी साक्षरता में शामिल सबसे पहले देखिए सरकार के बारे में जानकारी देगी। देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की जानकारी, लोकतंत्र के महत्व, ये सब बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, इनको भारत निर्वाचन आयोग ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवार चुनावों संबंधी संपूर्ण प्रबंधन इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन तैयार किया गया। एंड पब्लिकेशन या रिटर्निंग अधिकारी को डाले गए वोटों को डिजाइन डिजिटल रूप देने और डेटा प्रोवाइड करने के लिए ये अच्छा है। इनको स्क्रूटनी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करती है। इनको नोडल ऐप, इसके माध्यम से एग्रीगेशन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की रैलियों और रोड शो आयोजित के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। ठीक है। VVPAT वोटर वेरिफिकेशन पेपर वोटर ट्रेल इसी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने EVM VVPAT प्रणाली का बचाव किया और डेटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली एक याचिका को पुरानी व्यवस्था की ओर जाने का विचार बताया। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D और 49 में EVM VVPAT वेरिफिकेशन संबंधित मतदाताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं का निवारण का प्रावधान। VVPAT मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप देखने की सुविधा देता है और इस स्लिप में चुने हुए उम्मीदवारों क्रमांक, नाम, प्रतीक दर्शाया जाता है। ठीक है।
अब महत्वपूर्ण अधिनियम जो 2023 में आया था, नारी शक्ति वंदना, जो संविधान के 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नारी शक्ति वंदना योजना, इसको मैं नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करूँगा और इसको, ठीक है।